हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वो स्टूडेंट थे जेजे थॉमसन के, और जेजे थॉमसन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और उसके वो स्टूडेंट थे, जेजे थॉमसन के वो एक स्टूडेंट थे। और उन्होंने, जेजे थॉमसन ने बताया था एटम के मॉडल के बारे में, जो हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी। जो जेजे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का होगा, उसमें अंदर बहुत सारा चार्ज बिखरा होगा, पॉजिटिव चार्ज उसमें बिखरा होगा, नेगेटिव चार्ज उसमें कहीं कहीं होगा। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते, तो उन्होंने अपने दो स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो था गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवा दी, बौछार करवा दी अल्फा पार्टिकल्स की। और बौछार ऐसे करवाई थी कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है तो निकल जाएंगे, फिर कैसे पता चले, मैं एटम के बारे में स्टडी कर पाएंगे। एक एटम के अंदर से अगर अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो उनका कैसा बिहेवियर होगा, वो कैसा नेचर में हमें मिलेगा। एटम के अंदर की चार चीजों को हम जान पाएंगे कि एटम को देखा नहीं जा सकता। एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन आएंगी, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकलेंगे कि हाँ एटम ऐसा ऐसा हो सकता है, जैसे हमारे जेजे थॉमसन ने बताया था। ऐसे रदरफोर्ड भी बताएंगे कि एटम का क्या स्ट्रक्चर कैसा है। रदरफोर्ड ने काफी हद तक एटम के स्ट्रक्चर को काफी हद तक बता दिया था, जो कि एक नई चीज आई थी हमारे सामने। तो देखते हैं, रदरफोर्ड ने सबसे पहले ली थी गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी। उस गोल्ड फॉइल में, जो गोल्ड फॉइल ली थी रदरफोर्ड ने, गोल्ड की फॉइल थी ये। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि गोल्ड इज हाईली मेलेबल मेटल। गोल्ड है वो हाईली मेलेबल। मेलेबल मतलब कि तुम पीट के उसको बिल्कुल पतले से पतला बना सकते हो। तो ये बहुत बहुत पतला था, बहुत पतली शीट थी, बहुत बहुत थिन थी। मतलब ये इतनी थिन थी, इतनी पतली थी ये, कि इसमें यहां से इसकी जो थिकनेस है, इसमें सिर्फ 1000 एटम्स ही होंगे। इस थिकनेस में सिर्फ 1000 एटम्स ही, बहुत बहुत पतली थी इसकी जो थिकनेस थी। इसमें से जो पार्टिकल्स है वो इजीली इसको पेनिट्रेट कर पाए, इजीली इसमें से निकल पाए। और इन्होंने एक सोर्स लिया था, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स। ये था अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया था इनके एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं कुछ, या फिर एटम्स हीलियम के एटम्स होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये हीलियम एटम्स होंगे। हीलियम पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम का जैसे एटम रहता है, एटम से, हीलियम के एटम से हमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो उसके पास जो बचे वो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन बचे, वो हमारे हीलियम के पार्टिकल्स हैं, हीलियम के एटम्स, उन्हीं को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया उन्होंने, और एक गोल्ड फॉइल, इसके पीछे लगाया एक कलेक्टर, जो कि कलेक्ट कर गया, फिर जो कि रिसीव करेगा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो इसमें से होकर जाएंगे। और यहां पर वो जो स्क्रीन लगा दी इसने, स्क्रीन थी, यहां पर एक स्क्रीन लगाई थी। अल्फा पार्टिकल जब इसको हिट करेंगे तो ये ग्लो करेगी, शाइन करेगी। ये बनती है, वैसे ये जिंक सल्फाइड से बनती है, जिंक सल्फाइड से बनती है स्क्रीन। यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, इस पे हिट करेंगे, गोल्ड फॉइल पे हिट करेंगे। और ऑब्जर्व क्या किया उसने? ऑब्जर्व ये था कि यहां से बहुत एक नैरो बीम, बहुत पतली बीम अल्फा पार्टिकल यहां से निकली, वो यहां से गई। जैसे ही वो यहां पर पेनिट्रेट करती, जैसे वो यहां पर हिट करती, क्या ऑब्जर्व किया? कुछ पार्टिकल्स हैं, वो कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए। और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने एंगल से या फिर अपने पाथ से कुछ डेविएट हुए थे। कुछ बहुत ज्यादा जो डेविएट हुए थे, कुछ ऐसे ऐसे निकल गए थे कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। यहां से नैरो बीम थी, मतलब यहां पर कुछ न कुछ तो हुआ था, कुछ न कुछ तो लोचा हुआ था, कि जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हैं। और बहुत बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जिन्होंने अपना पाथ करीब करीब रिट्रेस ही कर लिया था। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस आ गए, जिस रास्ते से गए गोल्ड फॉइल के पास गए और
ऐसा लग रहा है कि वहां पे किसी चीज से टकरा रहे हैं, कुछ तो सीधे निकले जो किसी से टकराए नहीं, लेकिन कुछ जो घूमे थे अपने पाथ से, जो घूम गए थे, वो किसी न किसी चीज से टकराए जरूर होंगे, तभी अपने पाथ से वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि सीधे गए और वापस, मतलब 12,000 में से कोई एक पार्टिकल था, 1 in 12, 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कि गया सीधा और उसी रास्ते से वापस आ गया, मतलब वो कहीं से टकराया होगा। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। कुछ ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैक्सिमम पार्टिकल्स थे जो वो सारे सीधे निकल गए। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, मैक्सिमम पार्टिकल्स सारे सीधे निकल गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, कुछ पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ से डेविएट हुए थे, जाना तो सीधा था लेकिन घूम गए, शायद किसी से टकराए होंगे तभी घूमे। और बहुत बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि यहां से निकले और वापस। तो 3 ऑब्जर्वेशन थी, पार्टिकल सीधे निकले, अपने पाथ से डेविएट हुए और जिस रास्ते से गए उस रास्ते से वापस आ गए। ये थी इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। जो ऑब्जर्वेशन थी, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन दिए। कंक्लूजन क्या थे, वो थे कि जो पहली जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड की पहली क्या थी, मैक्सिमम पार्टिकल्स passed through gold foil without any deflection, मतलब बिना डिफ्लेक्शन हो। डिफ्लेक्शन मतलब भाई गया और बिना किसी टकराए भी नहीं, अपने भाई जिस रास्ते से था उसी रास्ते से सीधा सीधा चलता रहा, कोई चेंज नहीं है उसके पास में, कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे ही वो सीधा निकल गया। मतलब क्या, अगर मैं एक एटम से देखूं भाई, जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक एटम में से निकले होंगे, एक एटम से निकले होंगे, तो एक एटम की अगर मैं बात करूं तो एक एटम में से अगर एक एटम है, इस एटम को हम बहुत बड़ा बना के देखें, तो जो पार्टिकल सीधे निकल रहे थे निकल गए भी सीधे, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे निकले मतलब खाली स्पेस होगा, तो कंक्लूजन इससे क्या बनता है, जो सीधे निकले हैं तो कुछ यहाँ कुछ भी नहीं आया, उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं, मतलब सीधे निकल रहे, खाली निकल रहे। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कि मैक्सिमम स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। जे थॉमसन ने जो बात बताई थी, जे थॉमसन ने क्या बताया था, क्या कि जो एटम है, एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस पॉजिटिव चार्ज से कवर रहता है, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है। ये जो हीलियम के जो हमारे हीलियम एटम्स है, अल्फा पार्टिकल्स, इनके पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यहां आते और यहां पर पॉजिटिव चार्ज पहले से होता तो वो रिपेल हो जाते यहां से, क्यों, हमें पता है पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, ये दोनों दूर दूर जाएंगे, तो एक पॉजिटिव पार्टिकल यहां से आ रहा है, यहां पहले से पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी कुछ न कुछ रिपल्शन होता है, वो सीधे निकलते ही नहीं। तो जे थॉमसन की बात यहां पर गलत प्रूव होती है कि जे थॉमसन बोला था कि सारे एटम्स, जो एटम्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे पूरा फैला हुआ है, पर ऐसा नहीं रहा। ये इनकी पहला ऑब्जर्वेशन और इसके ऊपर एक कंक्लूजन। दूसरी जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि पार्टिकल सीधे गए तो यहां तक तो सीधे गए, पर वो यहां से आके वो कहीं ना कहीं से अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ चीज रखी है जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स आए और डिफ्लेक्ट हो, टकराए, दूर गए, यहां से कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, टकरा के जाएगा, फिर आएगा एक, वो भी चला जाएगा, मतलब टकरा के किसी न किसी चीज से टकरा, मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ एक सॉलिड बॉडी रखी है जिसकी वजह से पार्टिकल गए और टकराए ना। तो क्या था, फ्यू पार्टिकल्स, किसमें, फ्यू पार्टिकल्स deflected by small angles from their path, ये इसके ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, कुछ पार्टिकल्स जो गए वो किसी न किसी चीज से टकरा के
निकल लिए। मतलब यहाँ पर तो कंक्लूजन क्या बनता है इससे कि मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर रखा है जिसकी वजह से टकरा रहे हैं पार्टिकल्स। हाँ भाई, तो उसको पता चला अब एटम के बीच में, एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ है जिसका नाम उन्होंने दिया क्या, न्यूक्लियस। जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस। तो इसके बाद क्या हुआ, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बहुत बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि गए तो सीधे सीधे गए, वैसे ही वो वापस आ गए अपने पाथ से, जिस पाथ पे गए उसी पाथ से वापस आ गए। इसमें क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिट्रेस्ड, रिट्रेस मतलब जिस रास्ते से गए उस रास्ते को ट्रेस करके वापस आ गए, सीधे कर वापस आ गए, रिट्रेस्ड दियर पाथ, दियर मतलब एक पार्टिकल सीधा गया सीधा गया सीधा गया, वो आगे वापस। पता है जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल, उनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है उनके पे, ये मैं पहले से पता था। तो जब पार्टिकल सीधे जाएंगे या टकराएंगे और वापस, मतलब यहां पर कुछ न कुछ रिपल्शन हुआ होगा, रिपल्शन हुआ मतलब अगर अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने प्रे एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन थी पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, पहले से सीधे निकल गए। इस पे कंक्लूजन था कि मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कुछ पार्टिकल गए डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो पार्टिकल जो गए हैं वो उनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि सीधे गए और वापस आ गए, उस रास्ते से वापस आ गए। मतलब जो बीच में जो कुछ भी रखा हुआ है वो रखा हुआ उसने, जिसका नाम न्यूक्लियस दिया था रदरफोर्ड ने, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में क्या आता है, फिर उनसे पूछा जाता है रदरफोर्ड साहब से कि चलो पॉजिटिव चार्ज का पता चल गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया जो पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ है, वो एटम के न्यूक्लियस में, मतलब एटम के सेंटर में। और उन्होंने इस न्यूक्लियस का साइज भी डिटरमाइन किया था, साइज बहुत बहुत छोटा था, मतलब 10⁻⁵ टाइम्स, सो 10⁻⁵ टाइम्स छोटा एक एटम, मतलब एटम से 10,000 गुना छोटा एक होगा, 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा एटम का न्यूक्लियस होगा, पूरे एटम से उससे छोटा, इतना छोटा होगा। तो बात आगे कब बढ़ी, जब इनसे पूछा गया चलो पॉजिटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में बैठो, नेगेटिव चार्ज का कहां, नेगेटिव चार्ज कहां है, नेगेटिव चार्ज का क्या रहा, वो कहां है। तो उन्होंने बताया अगर एटम का न्यूक्लियस है तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में उसके चारों तरफ घूम रहा होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूम रहा, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं ऐसे ही घूम रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन, जरूर कि इस डायरेक्शन में घूमो, इस डायरेक्शन में घूम सकता है, पर किसी न किसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स वो चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे, ये बताया। तो ये भाई इन्होंने बताया कि एटम कुछ ऐसा दिखता है, बीच में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे अपने अपने पाथ पे या अपने अपने रिवोल्यूशन कर रहे होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन से वो नेगेटिव चार्ज पहले पता चल चुका था, और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज बता दे। तो जो कि जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से बिल्कुल भी मैच नहीं। जे थॉमसन ने बताया था कि जो एटम है वो एटम पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा होगा, नेगेटिव चार्ज उसमें कहीं कहीं होगा। तो ये बात रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से बिल्कुल भी मैच नहीं करी थी। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम का जो न्यूक्लियस है वही पॉजिटिव चार्ज जो कि सेक्स के सेंटर में बैठा, बाकी नेगेटिव चार्ज यहाँ घूम रहे। तो इनसे पूछा गया, चलो भाई ठीक है, रदरफोर्ड से पूछा गया, आपने बताया जो नेगेटिव चार्ज जो घूम रहे हैं इनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, पर ये बताओ अगर कोई चीज घूमती है, अगर कोई भी चीज घूमती है
तो मतलब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। हम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, है ना, कि अगर कोई चीज घूमती है किसी चीज की चारों तरफ, मतलब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन है ना, उन्होंने बोला था सर्कुलर मोशन में इनका सर्कुलर रिवॉल्व करें न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर घूम रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब इनकी एनर्जी कहीं न कहीं कभी ना कभी इनकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और ये न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे। पर ऐसा तो नहीं होता, तो ऐसा तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते न्यूक्लियस पे गिर जाए ना, घूमेंगे 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 और एक टाइम आएगा वो अपनी सारी एनर्जी रिलीज करके। एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पर एनर्जी अपनी रेडिएट करेंगे, धीरे धीरे अपनी एनर्जी रेडिएट करेंगे और यहाँ पर पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे और हमारा एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो एटम के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा दिया था, पर एटम बनेगा ही नहीं। तो इस बात का रदरफोर्ड जवाब नहीं देता कि जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं पर वो अपनी एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करते, ये बात रदरफोर्ड ने बता पाया, जो कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बन गया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ये ड्रॉबैक बन गया, जिसकी बात वो नहीं बता पाया। इसके बाद आते हैं फिर हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं, अगले उनके बाद जो रिसर्च करते हैं वो तो बोर बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अपने अगली वीडियो में। आज हमने पढ़ा जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर जो बताने वाले थे, जो काफी हद तक अच्छा और ठीक बता दिया था और उसमें बहुत सारी नई नई चीजें पता चल गई थी, वो बताया था रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल उन्होंने क्यों लिखी, क्योंकि गोल्ड इज हाईली वेरी 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 हाईली मेलेबल, बहुत ज्यादा तुम पीट के उसको बहुत पतला कर सकते हो। इतना पतला था कि वो एक, अगर तुम देखो उसकी थिकनेस देखो तो उसमें 1000 एटम्स ही होंगे, इतना पतला उन्होंने कर दिया था। फिर उन्होंने अपने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई गोल्ड फॉइल पे, कैसे कैसे उसमें से वो निकले और कैसे कैसे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन आगे बताई, ये वीडियो में था। तो आज के लिए इतना था, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो।